नमस्कार, मैं रोहन सिंह, टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिनमें अगर आप यूपीपीसीएस आरओ एआरओ देते हैं तो उसके लिए तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय भूगोल पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि आपके अंदर भारतीय भूगोल की एक समझ विकसित हो जाए। जब आपके अंदर भारतीय भूगोल की समझ विकसित हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को तो बना ही लेंगे, साथ साथ मैं ऐसा क्रम से आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा कि आप फैक्ट कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन को भी करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो भारत के भूगोल की शुरुआत तो वास्तव में पहले चैप्टर में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से होती है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि बिना अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को बताए मैं आपकी भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, और जो कि भारत की जलवायु में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार भारत के समय निर्धारण में भूमिका निभाता है। तो आप अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जब समझ जाएंगे तो आप अवस्थिति एवं विस्तार को बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्यों इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, पृथ्वी के प्रकृति मॉडल क्या कहलाता है, पृथ्वी का ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी की ग्लोब पर आपको कुछ रेखाएं खींची हुई दिखती हैं। वे रेखाएं ऐसे आपको खींची हुई दिखती हैं, ये रेखाएं आपको दिखती हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपकी पूरब से पश्चिम की ओर भी दिखती हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर भी दिखती हैं। ये मान लीजिए आपका नॉर्थ पॉइंट है, ये जो है आपका साउथ पॉइंट है। तो कुछ रेखाएं आपको इधर से दिखेंगी, नॉर्थ को साउथ से मिलाती हुई दिखेंगी, कुछ रेखाएं आपको नॉर्थ से साउथ को मिलाती हुई दिखेंगी। ऐसे रेखाएं पृथ्वी की ग्लोब पर खींची हुई आपको दिखती हैं। यही रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यही रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। हमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कभी आपने इस बात को सोचा? तो हमें जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशन को जानने के लिए होती है। देखिए, किसी भी स्थान की स्थिति दो हो सकती है, एक सापेक्ष स्थिति हो सकती है और दूसरी क्या होती है, वास्तविक स्थिति। तो किसी भी स्थान की दो लोकेशन हो सकती है। पहली लोकेशन होती है वो सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक स्थिति, सापेक्षिक स्थिति किसे कहते हैं? भाई मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, ठीक है, तो आप कहीं खड़े हैं और आपको अपनी लोकेशन को बताना है, तो आप क्या कहेंगे? आपके आसपास कोई ना कोई लैंडमार्क होगा, कोई ना कोई प्रसिद्ध स्थान होगा, कोई ना कोई पर्वत होगा, पहाड़ होगा, नदी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो आप क्या बताते हैं कि भाई हम इस नदी के किनारे खड़े हैं, या इस बड़े लैंडमार्क, या इस कॉलेज के सामने खड़े हैं, या कहीं जो भी आपके आसपास लैंडमार्क मार्क होंगे, आप उनको बताएंगे कि हम इसके पास हैं। तो ये आपकी सापेक्ष स्थिति होती है ना, किसी प्रसिद्ध स्थान के, किसी पर्वत, पठार, नदी के सापेक्ष जो स्थिति होती है वो सापेक्ष स्थिति होती है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। दूसरी होती है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति क्या होती है? एब्सोल्यूट लोकेशन। आप जहां पर है एग्जैक्ट वहां की जानकारी देना, वो क्या होती है? वास्तविक स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा, ये वास्तविक स्थिति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? आप मान लीजिए कि प्रशांत महासागर में आप नाव लेके जाते हैं। अब प्रशांत महासागर में आप अपनी नाव लेके जाते हैं, और प्रशांत महासागर में अगर आपको किसी को अपनी लोकेशन देनी हो तो आप क्या कहेंगे? आप सापेक्षिक स्थिति तो बता नहीं पाएंगे। आप कहेंगे हम प्रशांत महासागर में है, तो प्रशांत महासागर तो इतना बड़ा है जितना बड़ा आपका स्थल भाग है पृथ्वी का। तो कैसे प्रशांत महासागर में कोई आपको ढूंढ सकता है?
तो उसके लिए आपको क्या बतानी होगी, आपकी वास्तविक स्थिति बतानी होगी। तो वास्तविक स्थिति बतानी होगी, तो वास्तविक स्थिति का निर्धारण हम इन रेखाओं की सहायता से करते हैं। ये जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, वे रेखाएं कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। तो जहां पे भी काटती हैं वो पॉइंट उस जगह का वास्तविक लोकेशन है, वास्तविक स्थिति है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी युद्ध जैसे अभी इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, या इजराइल लेबनान का युद्ध हो रहा है। ठीक, इजराइल क्या कर रहा है, लगातार मिसाइल दाग रहा है। अब लगातार मिसाइल दाग रहा है तो वो मिसाइल मान लीजिए किसी बिल्डिंग पे दागना है उसको। ठीक, अब किसी बिल्डिंग पर मिसाइल दागना है तो वो क्या करेगा, यहां से लोकेशन कैसे करेगा, उस बिल्डिंग का लोकेशन, कैसे करेगा, वहां पे जो भी देशांतर रेखा और जो भी अक्षांश रेखा वहां से गुजरती होगी, उस बिंदु को अपने कंप्यूटर में डालेगा और मिसाइल जाके वहीं एग्जैक्ट गिरेगी, और वो उसकी क्या होगी, वहां पे जो भी उसका एम होगा, वो एम उसका जो है टारगेट हो जाएगा। तो वो जो वास्तविक स्थिति को जानने की बात थी, वो कैसे थी, वो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मिलन बिंदु से। ठीक, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। दूसरी बात, अब आइए हम चलते हैं अक्षांश रेखाओं को देखते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर, और जो रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर यहाँ पे जो भी रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये रेखाएं कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं। ये सारी की सारी रेखाएं आपको क्या दिख रही हैं, अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं। ठीक है, अब इस अक्षांश रेखा का मान कैसे निर्धारण करते हैं, कितने डिग्री अक्षांश रेखा है, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है, कैसे निर्धारण करते हैं कि ये कौन सी रेखा है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा है। तो आइए इसको भी हम समझते हैं। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है। ठीक, अर्थ के केंद्र से ये ये मान लीजिए आपका अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। अब ये अर्थ है, ये ग्लोब है। ग्लोब के केंद्र बिंदु पर जो, अगर आप अंदर जाएंगे तो अर्थ के अंदर जाएंगे, क्रस्ट मेंटल कोर में 6371 किलोमीटर गहराई में जो बिंदु है, वो क्या है, वो इसका केंद्र है। इस केंद्र से सतह पर जो भी कोण बनता है, वो कोण का जो मान होता है, वो मान अक्षांश रेखा का भी मान होता है। ठीक है, जैसे अभी इस केंद्र से सतह पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर बीचों बीच अगर आप ध्यान देंगे तो इसके केंद्र से इसके सतह पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री को मिलाते हुए अगर आप कोई एक रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगी, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। मान लीजिए यहां से आप आगे बढ़े, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 डिग्री होगी, 1 डिग्री कोण बन रहा होगा, 1 डिग्री कोण बन रहा होगा, तो यहाँ इस बिंदु को ऐसे मिलाते हुए अगर कोई रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। आगे बढ़ेंगे 2 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे रेखाएं खींचते आप चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इसको मिलाते हुए खींचेंगे तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पर आप नॉर्थ में अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये पृथ्वी के केंद्र से कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसी तरीके से साउथ में भी आप करते हैं। साउथ में आप जो है यहाँ से जितने डिग्री का कोण बनेगा उतने डिग्री अक्षांश रेखा होगी। मान लीजिए यहाँ 15 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो 15 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा 30 डिग्री, या यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा होगा 40 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बनता है उसको मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं, वो हम उस
कोण का मान जो है वो अक्षांश रेखा का मान होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वास्तव में रेखाएं नहीं होती, रेखाओं की जगह वो वृत्त होते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है, सॉरी ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, मैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच रहा हूं ये पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, और ये क्या है, एक वृत्त के रूप में है, क्योंकि चारों तरफ खींचेंगे ना, तो अक्षांश रेखाएं वास्तव में रेखाएं नहीं होती, वास्तव में क्या होती हैं, वृत्त होते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं रेखाएं ना होकर वृत्त होते हैं, वृत्त होते हैं। ठीक, अब अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हम देखेंगे। चलिए, ये ग्लोब, ठीक, ये पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच हमने एक रेखा खींची। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री की रेखा होगी। 0 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अभी मैं रेखाओं पर बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कितने अक्षांश रेखाएं हैं, मैं इस पर बात करने चल रहा हूं, बाकी तो भी रेखाओं की चर्चा मैं आगे करूंगा। भूमध्य रेखा, यहां से अगर हम उत्तर की तरफ अक्षांश रेखाओं को खींचेंगे तो हर डिग्री पर, हर डिग्री कोण पर एक अलग अक्षांश रेखा होगी। इस तरीके से यहां से अगर गिनते चलेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे तो ये जो उत्तरी बिंदु है, यहां पर कौन सी अक्षांश रेखा होगी, 90 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। तो टोटल अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक में कितनी अक्षांश रेखाएं बन रही हैं, तो 90 अक्षांश रेखाएं बन रही हैं। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा खींच रहे हैं, और इधर भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, तो 90 अक्षांश रेखाएं इधर खींची, 90 उधर खींची, 0, ये टोटल मिलाकर 90 प्लस 90 और प्लस एक और, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 181। तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। कितनी, 181 अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं में सबसे जो बड़ी अक्षांश रेखा है वो बीच वाली होगी, क्योंकि सबसे जो बड़ा सेक्शन वो आ रहा है वो कौन सा है, वो बीच का है। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर में जाते हैं, जैसे जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर में जाते हैं, ये रेखाएं छोटी होने लगती हैं, ये अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, और उत्तरी बिंदु पर पहुंचने पर ये रेखा एक बिंदु के रूप में होती है। तो सबसे जो छोटी अक्षांश रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखा है। और इसी तरह अगर आप नीचे जाएंगे तो ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं, और सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। तो सबसे जो छोटी अक्षांश रेखा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखा और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये दोनों एक वास्तव में रेखाएं नहीं, एक बिंदु है। ठीक है, तो इनको हम लोग रेखा अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये रेखाएं है नहीं, ये वृत्त तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, एक बिंदु के रूप में है, तो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179, जिनमें जिनमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं नहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, एक बिंदु है, बिंदु की ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो मोटाई, आप पढ़े होंगे। ठीक, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 181 लगाइएगा, लेकिन अगर आपसे अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो 179 भी आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में जो आए उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इन अक्षांश रेखाओं को हम देखते हैं, इन अक्षांश रेखाओं को हम देखते हैं। ठीक, ये देखिए हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र से, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं।
इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप समझे, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। और इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप ग्लोब में देखिएगा, ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच में आपको भूमध्य रेखा बीचों बीच दिखेगी पृथ्वी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ रेखाओं को और देखते हैं, कुछ रेखाओं को और देखते हैं। तो भूमध्य रेखा आप नोट कर लीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, ये आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन। इसके बाद यहां पर एक रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्योंकि ऊपर उत्तरी गोलार्ध, तो उधर ऊपर जो अक्षांश होंगे वो क्या होंगे, ये 0 डिग्री है मान लो, तो इसके ऊपर जो अक्षांश होंगे वो नॉर्थ में होंगे ना, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड ना, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक, तो 23.5 जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, यही दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्या, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये रेखाएं 23.5 डिग्री ही क्यों मानी गई, ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का कोण बनाकर झुकी हुई है। कितना, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस वजह से जो सूर्य है, सूर्य की सीधी किरण, सूर्य की सीधी किरण डायरेक्ट रेज जो है वो इसी जोन में पड़ती है। क्या होता है, इसी रीजन में पड़ती हैं, इसलिए ये क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ को हमने कर्क रेखा मान रखा है, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 के बीच सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, इस वजह से 23.5 नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक और रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ भी होगा, तो 66.5 डिग्री जो साउथ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जो नॉर्थ लैटिट्यूड है 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। 90 डिग्री जो है 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं साउथ पोल, सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये मेजर लैटिट्यूड लाइंस हैं जो आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, आप इनको याद रखिएगा। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहते हैं,
6.66 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री को मैंने आपको बता ही दिया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, और अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा अक्षांश रेखाओं में, ठीक है। अब आगे की बात आप ध्यान दीजिएगा। दो अक्षांश ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण जाने पर इनकी लंबाई घटती जाती है। उत्तरी, अब अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, यही एक पॉइंट और बना के लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और बना लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इनकी लंबाई शून्य होती है, लंबाई 0 होती है, ठीक। भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, उसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, कौन सी? भूमध्य रेखा, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और अक्षांश रेखाओं में है, आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो अक्षांश रेखाएं, अगर आप जो अक्षांश रेखाएं हैं, किसी देश का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश रेखाओं, आप जो अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण होती हैं। तो अगर आप अक्षांश रेखाओं को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको मौसम में परिवर्तन दिखेगा, जलवायु परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं से क्या होती है? जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन, जैसे जैसे आप अक्षांश रेखाओं से, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे, जलवायु क्या होगी? चेंज होती चली जाती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो ये आपका ग्लोब है, ग्लोब पर ये बीचों बीच आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद इधर आपका 23.5 है, 23.5 नॉर्थ है, इधर 23.5 साउथ है। इधर क्या है? 23.5 साउथ है। 23.5 साउथ के बाद इधर क्या है आपका? इधर है आपका 66.5 डिग्री है, ये साउथ है, इसको बोलते हैं आर्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो 23.5 से लेकर 23.5 के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर हमेशा मौसम कैसा होता है? गर्म होता है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? गर्म जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु को हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह दीजिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो क्षेत्र यहां पर है 23.5 से लेकर 66.5 के बीच, चाहे इधर चाहे इधर, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उष्ण कम होता है और शीत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और
66.5 से नॉर्थ, 66.5 से साउथ का जो क्षेत्र है, ये यहां पर ठंडी ही ठंडी पड़ती है, साल के 12 महीने ठंडी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ठीक। तो ये कुछ जानकारी आपकी अक्षांश रेखाओं की रही। तो अक्षांश रेखाओं पे आप इस वीडियो को देख के आप नोट्स अच्छे से तैयार कीजिएगा, और मैंने लगभग अक्षांश रेखाओं को आपको कंप्लीट कर दिया है। अभी एक चीज बचा है कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं, जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो विश्व के कितने देशों से गुजरती हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ले लूंगा, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर और नोट्स बनाकर रखिएगा, और हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, जिससे ये बहुत लोगों के पास पहुंचे और इस चीज का जो बेनिफिट है मैक्सिमम बच्चों को मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखाओं के साथ, ठीक है।